मैं निकाल रहा हूं, आप लोगों का तो घर में पड़ा हुआ है IS-21। तो मुझे अगर आज आप में से कोई बच्चा बता दे, लिखें जी IS-21 पेज 475, कौन सी चीजें हमारी पेंडिंग थी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में, क्योंकि अब हमने तकरीबन सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए हैं। IFRS 17 अभी हमारा रहता है, वो CA फाइनल में हम पढ़ेंगे। अच्छा, जो बेचारे की जान थी वो भी निकलने लगी थी। चलें जी, इस पर डिस्कशन करें माय डियर। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स क्यों मॉनेटरी आइटम्स में हमने डाला हुआ है? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स IFRS 9 पढ़ने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स हमने क्यों मॉनेटरी आइटम्स में डाला हुआ है? आगे लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्या है? लोन रिसीवेबल। ओके, डेफर टैक्स लायबिलिटी और डेफर टैक्स एसेट, ये कुछ बच्चों को ना बताएं तो ये नॉन मॉनेटरी में डाल आते हैं। किसी हद तक आपकी बात ठीक भी है, क्योंकि डेफर टैक्स लायबिलिटी अकाउंट के अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन बेसिकली डेफर टैक्स लायबिलिटी अकाउंट अपनी एग्जिस्टेंस लूज करके करंट टैक्स अकाउंट के जरिए पेमेंट होती है। तो दैट्स व्हाई डेफर टैक्स लायबिलिटी के बारे में लोगों की ये राय है कि इसको भी किस में डालें? मॉनेटरी में। अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट आपकी किताबों में बनी हुई है, कुछ भी नहीं करना, बस वजह समझते जाएं। डेफर टैक्स लायबिलिटी, अगर प्रोविजंस कैश में पे होनी है, प्रोविजंस किस में पे होनी है? कैश में। जैसे कि पेनल्टी पेएबल है, अल्लाह का शुक्र है लिखवाया हुआ है आपको, इसलिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। पेनल्टी पेएबल है, IS-37 वाली प्रोविजंस, कोई पेनल्टी पेएबल है, कोई कोर्ट केस के पैसे पेएबल हैं, तो ये तो कैश में ही पे होनी है ना। तो बेहतर कह के इन प्रोविजंस को कहां डाल दें? मॉनेटरी में। और अगर एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, तो भी इसको कहां डाल दें? मॉनेटरी आइटम्स में। ओके, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्यों नॉन मनी में डाला हुआ है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, राइट टू रिसीव, नहीं, डिविडेंड तो उस भैंस से दूध मिल रहा है, भैंस अपनी जात में तो नॉन मनी है ना, तो शेयर्स से डिविडेंड मिल रहा है। शेयर्स जब कभी रिडीम, शेयर्स तो रिडीम होने ही नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन शेयर का मतलब है ये कंपनी का ओनर बन गया। अब कभी कंपनी बंद होगी तो हाँ वो बेच देते शेयर, ये अलग बहस है। जब कभी कंपनी बंद होगी तो ही इसको पैसे मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज अ नॉन मनी आइटम। ये बात ना कीजिएगा इसमें कि असल में शेयर्स किसी और को बेच के पैसे आ सकते हैं, वो मुझे भी पता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के बारे में कंक्लूजन स्टैंडर्ड का ये है कि इट शुड बी क्लासिफाइड एज, बोले 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 जल्दी, नॉन मनी। अज्यूमिंग के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मनी के हुई में एजम्पशन लेने की वैसे जरूरत भी नहीं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर बाय डिफॉल्ट इज अ नॉन मॉनेटरी बिकॉज इट इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेड फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस। अगर शॉर्ट टर्म के लिए हो भी फिर भी उसको उधर डाल देंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर, क्योंकि शेयर अपनी जात में मनी नहीं है, डेटर अपनी जात में मनी है, लोन रिसीवेबल अपनी जात में मनी है। और कौन सा था? प्रोविजंस नॉट सेटल्ड इन कैश, ऐसी प्रोविजंस जो कैश में सेटल नहीं होनी। अब IS-37 में ऐसी तो हमने कोई नहीं पढ़ी, किसी प्रोविजन के बदले आपने कोई एसेट देना हो, चीज देनी हो, उसको कह सकते हैं। फिर मुझे तो नहीं याद पड़ा कोई IS-37 में पढ़ी भी हमने। इक्विटी आइटम्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम एंड शेयर रिजर्व, ऑब्वियसली दीज आर नॉन मनी। अब एक डायग्राम हम बना लेते हैं, आज रजिस्टर पे बनाएं IS-21 की हेडिंग देके, वो मैं देखता हूं डायग्राम। अच्छा जी, डेटर IS-21 एंड IFRS 9, ये लास्ट टाइम वालों को एक डायग्राम बनवाई थी। बता दें जी, डेटर IS-21 की रोशनी में क्या है, मनी या नॉन मनी? और IFRS 9 की रोशनी में क्या है?
फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन क्या थी, किसी को याद हो? बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, टेक लगा लें, एक तरह की रिवीजन अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है बोलें? कैश, शेयर खरीदना और राइट टू रिसीव कैश। अगर इन तीनों में कुछ नहीं है तो ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है, वरना फाइनेंशियल एसेट है। और मॉनेटरी आइटम क्या होता है? जिसने मनी में मिलना है। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, अभी मैंने आपको बताया इसकी नेचर है लोन रिसीवेबल वाली। इसलिए भाई इधर देखो ना माय डियर, ये कौन सा आइटम है? मॉनेटरी आइटम। और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आईएफआरएस में इनका नाम क्या था बोलें? फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, अगली चीज बड़ी मजे की है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ये कोई राइट टू रिसीव मनी है या कभी कंपनी बंद होगी लिक्विडेशन पे तो शायद पैसे मिल जाएं? कंपनी तो इसलिए IS 21 में माय डियर हमने इसे अनलकीली डाला है नॉन मॉनेटरी में। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स IFRS 9 में तो अभी हम फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, कैश, इन्वेस्टमेंट इन एन इक्विटी ऑफ अनदर एंटिटी एंड राइट टू रिसीव मनी। तो इसलिए ये बड़ी मजे की चीज पता चली कि डेटर मॉनेटरी भी है, फाइनेंशियल एसेट भी है। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स लोन रिसीवेबल टाइप है, लॉजिक याद रखे ना, ऐसे रट्टा तो नहीं माना, लोन रिसीवेबल टाइप है तो मॉनेटरी भी है और फाइनेंशियल एसेट तो है ही, वो तो IFRS 9 में आपको पता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर IFRS 9 में तो आपको पता है फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन ये नॉन मनी क्यों है? हाँ, क्योंकि इट इज नॉट राइट टू रिसीव मनी। और शेयर कैपिटल जल्दी बताए ना, IS 21 की रो। हाँ हाँ मुझे पता है, शेयर कैपिटल का मतलब यही है कि जब कभी बिजनेस बंद होगा ऑनर को पैसे वापस करेंगे। कहाँ बिजनेस बंद होते हैं? तो इट इज अ नॉन मॉनेटरी। लेकिन IFRS 9 में ये फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं था। शायद किसी को याद हो, ये फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं था, इक्विटी था। चलें जी, नहीं तस्वीर अगर खींचनी है तो एक चीज मुझे और बता दें। फिर तस्वीर अगर खींचनी है तो एक चीज मुझे और बता दें। बताएं क्या रह गया यार, जल्दी बताया करें ना, ऐसे ना किया करें ना। एक्सेलेंट, एक बच्चे ने बोल दिया, आप लोग रिलैक्स करें। डिबेंचर्स इशूड, ये बताएं अब क्या है? IS 21 की रोशनी में डिबेंचर्स इशूड ढूंढें। IS 21 की रोशनी में इधर किसी लाइन में हमने लिखा हुआ है? डेट सिक्योरिटी किस लाइन में आ रहा है? नहीं नहीं, लाइन बताएं कौन सी है। नहीं वो तो इन्वेस्टमेंट्स है माय डियर। लोन पेबल किधर आ रहा है? इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स एटसेट्रा लिखा हुआ है, तो यहां नहीं लिखा हुआ। तो बताएं, ये द फाइनेंशियल लायबिलिटी और लायबिलिटी टू पे कैश। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज और नॉन मॉनेटरी के लिस्ट में आ रहा है? नहीं, लॉजिक पे बताएं ना, लॉजिक पे बताएं, फिर रट्टा तो नहीं मारना। डिवेंचर इशूड तो क्या एंट्री करते थे? कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी, और अगली एंट्री क्या करेंगे? फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट कैश, तो इट इज अ मॉनेटरी आइटम। लेकिन IFRS 9 की रोशनी में ये क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटीज।
गल्ला कर लो, गल्ला करने की इजाजत है, कोई मसला नहीं, खैर इंसान है, बोल ही पड़ता है। दाएं में चेक करें, साथ वाले पूरे हैं, खड़े हो जाएं फिर। यार ऐसे लोग चाहिए यार, वेल डन। 2 स्टूडेंट्स खड़े हो गए, एक खड़े होते होते बैठ। अच्छा जी, बैठो। अब आप अपने रजिस्टर पे हेडिंग दें आज के लेक्चर पार्ट बी की खूबसूरत सी IS 38 स्कोप पैरा, यानी IS 38 का स्कोप पैरा पढ़ते हैं। स्कोप पैरा, उसका पेज नंबर मैं बताता हूं। बस मजे की बात जो आज के लिए याद रखनी है वो ये है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन IS 21 इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। अच्छा, IS 38 का स्कोप पैरा, ये तो ही स्टैंडर्ड है, नहीं गुजरे थे हम जहां से, नहीं जब हमने नियत की थी कि यार आज पहले दिन से पढ़ेंगे यार, सही सही पढ़ेंगे यार, इस बार तो साथ साथ पढ़ने सारा FAR2 ना माशाल्लाह। पेज 209 लिख लें अपने रजिस्टर के ऊपर, पेज 209। इसमें अल्लाह का शुक्र है, कोई एक्सप्लेनेशन तो मैंने देनी नहीं, इसलिए आपके पास बुक नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। IS 38 applies to all intangibles except those that are within the scope of an, for example IS 38 does not apply to the following। तो साथ लिख लें स्कोप पैरा, पैरा 2 और 3। इंटेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर सेल, अगर इंटेंजिबल्स बेचने का आपका काम है तो फिर तो ये आपके लिए क्या होंगी, इन्वेंट्री। डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्यों नहीं इंटेंजिबल, IS 12। राइट ऑफ यूज वगैरह और ये सारी चीजें क्यों नहीं इंटेंजिबल्स, सॉरी 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 माजरत, कुछ और है ये, लीज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, लीज ऑफ, ये इंटेंजिबल तो नहीं है, जैसे पीपी को लीज पे देना राइट ऑफ यूज है, ऐसे इंटेंजिबल भी तो लीज पे दिए जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर लीज पे दिया जा सकता है, कोई भी चीज, तो इंटेंजिबल एसेट्स को भी लीज पे दिया जा सकता है। फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, इसमें IFRS 9 भी लिखा होना चाहिए था। बहरहाल फाइनेंशियल एसेट्स तो आपको पता है IFRS 9 के अंदर डेफिनेशन अवेलेबल है, तो वो इधर फॉल नहीं करते। इन्वेस्टमेंट इन शेयर इंटेंजिबल है, नो। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर इंटेंजिबल है, नो। इसके अलावा गुडविल भी यहां से निकाल दें, IFRS 3 में असल में जो गुडविल होती थी ना कंसोलिडेशन में, तो वो कंसोलिडेशन वाली गुडविल पे कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड लगता है, IS 38 नहीं लगता, ये अपने रजिस्टर पे जरा लिख लें। कंसोलिडेशन में वर्किंग 1 वाली गुडविल पे IS 38 नहीं लगता, तो एक MCQ आ सकता है एक आधे नंबर का, कंसोलिडेशन में वर्किंग 1 वाली गुडविल पे कंसोलिडेशन में वर्किंग 1 वाली गुडविल पे IS 38 नहीं लगता, बल्कि IFRS 3 लगता है। ओके, नाउ जी एसेट्स राइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, इस पे कौन सा स्टैंडर्ड है, एसेट्स राइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, तो लिखें रिसीवेबल्स, और रजिस्टर पे रिसीवेबल्स और कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स पे कौन सा स्टैंडर्ड लगता है, IFRS 15। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्यों नहीं लिखवा रहा मैं, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स चल रहे हैं ना, एसेट्स की बात होगी, लाइबिलिटीज की तो बात नहीं होगी, तो लिखें रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट पे IFRS बताएं ना 15 लगता है, रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट पे IFRS 15 लगता है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स पे IFRS 15 लगता है।
सॉरी भाई, इधर उधर घुमाया जा रहा है आपको। अब हेडिंग दिए अपने रजिस्टर पे आज का पॉइंट 3 यानी फाइनल अकाउंट्स। वैसे तो लेक्चर नोट्स में आ जाएगा सब कुछ, लेकिन आप भी ज़रा खूबसूरत तरीके से आज करें फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में ज़रा पढ़ लें पेज 576 का LO8 पढ़ लें, पेज 576 LO8। किताबें हैं आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह। ये दीवानगी में किसी को ये भी याद नहीं रहा कि ये वाली किताब है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा पढ़ने थे, हमने तो ऐसे हाथ मार लिया सब। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या जाएगा? कैरेज इन, जाहिर बात है रॉ मटेरियल का कैरेज इन कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। बाकी फैक्ट्री का लफ्ज़ तो वैसे ही पता चल रहा है कि किस में जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में। कैरेज आउट, वेयर हाउस वेजेस, सेल रिप्रेजेंटेटिव सैलरीज। डिलीवरी व्हीकल कौन सी है, कैरेज इन या कैरेज आउट वाली? कैरेज आउट वाली। कैरेज इन होता है रिक्शे वाले को दे के पैसे पिज़्ज़ा हट वालों ने टमाटर मंगवाए, और कैरेज आउट होता है मोटरसाइकिल वाले को पेट्रोल डलवा के दिया कि कस्टमर के प्रेमिसेस तक चीज़ें छोड़ाए। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउस। ये वेयर हाउस जो है ना, ये ज़रा डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे फिनिश गुड्स हैं और अगर यहाँ रॉ मटेरियल स्टोर हुआ हुआ है फिर कॉस्ट ऑफ सेल में भी डाल सकते हैं। सेल्स एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल, बैड एक्सपेंस बेहतर है डिस्ट्रीब्यूशन में ही डालें। रेंट ऑफ डिस्प्ले सेंटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वारंटी एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट असल में ये बैड एक्सपेंस ही होता है। वारंटी एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस में एडमिन ऑफिस, डिप्रिसिएशन ऑफिस, लीगल एक्सपेंसेस, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, ऑडिटर रेम्यूनरेशन। कंसोलिडेशन में ये जरा बहस होती थी कि अगर प्लांट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल में। और अगर कोई एसेट वैसे ही फैक्ट्री का है तो भी उसकी डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ओहो बबलू, क्या हाल है? पेज 595 नोट्स में लिखा होगा, पेज आपको जो मिलेंगे आज, पेज 595। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा, फिर ये सारी चीजें एंड पे रिवाइज भी करेंगे। ऑफसेटिंग, पेज 595, ऑफसेटिंग। एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट नॉट बी ऑफसेट। वैसे तो ये IS 37 में भी एक इसकी एग्जांपल पड़ी थी, कोई याद हाथ खड़ा करके बताया। एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट नॉट बी ऑफसेट। रीइंबर्समेंट और प्रोविजन को सेट ऑफ नहीं करना, एक्सेप्ट व्हेन ऑफसेटिंग इज रिक्वायर्ड बाय एन आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी व्हेन एंड ओनली व्हेन IFRS रिक्वायर्स आर। रिक्वायर मींस कहता है और परमिट मींस कहता तो नहीं लेकिन इजाजत दे देता है। ये कोई याद हो आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस की ऑफसेटिंग? वही रीइंबर्समेंट के खर्चे P&L में नेट जा सकते थे, लेकिन एसेट और लायबिलिटीज नेट। ऑफसेटिंग इज ओनली अलाउड इफ परमिटेड और रिक्वायर्ड बाय IFRS एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिफ्लेक्टिंग द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। इससे ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस समझ आती है। ऐसा इनकम और एक्सपेंसेस का ऑफसेट दैट इज रिक्वायर्ड, जो जरूरी है। डिडक्टेड डिस्काउंट फ्रॉम ग्रॉस सेल, ये जरूरी है। इसको ऑफसेट स्टैंडर्ड की नजर में कर सकते हैं, लेकिन ना थोड़ा सा मसला ये है कि हमारा कंपनी लॉ कहता है P&L के डिस्क्लोजर में कि ग्रॉस सेल अलग दिखाओ, डिस्काउंट अलग माइनस करके दिखाओ। इसलिए फिर हम जो है ना
ग्रॉस सेल और सेल्स डिस्काउंट माइनस करके अलग से दिखा रहे थे फिक्स वाले सवाल में, पास पेपर क्वेश्चन 6 में, वरना स्टैंडर्ड की नज़र में इनकी ऑफसेटिंग भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक इख्तलाफ है, इस वजह से हम कंपनी लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन IFRS की नज़र में बोलें क्या अलाउड है कि सेल आप कौन सी शो कर दें P&L में? नेट सेल शो करने की इजाजत है IFRS 15 की नजर में, सॉरी IFRS की नजर में बस। ऑफसेटिंग ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस दैट इज अलाउड, रिक्वायर्ड मींस करनी है, स्टैंडर्ड ये कह रहा है, दैट इज अलाउड, जो कर दें तो अच्छी है। एसेट बेच के पैसे आए 15 मिलियन, ₹10 वाला एसेट 12 रुपए का बेचा तो कितना गेन आया? 2 का। तो P&L में 2 रुपए शो कर दें, या दूसरी ऑप्शन है कि इनकम में 12 रुपए और खर्चों में 10 रुपए। ये कभी बात नहीं हुई थी आपसे, कभी नेवर, ये आप बात जिंदगी में पहली दफा हो रही है। ऑप्शन 1 P&L में 2 शो कर दें, ऑप्शन 2 एसेट को राइट ऑफ करें पूरे से, खर्चों में 10 और इनकम में 12, डिडक्टिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ PP फ्रॉम इट्स सेल प्रोसीड्स, इट इज ऑफसेटिंग, दैट इज अलाउड। इजाजत है, नहीं करनी ना करो, इजाजत है, रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरी नहीं है, दैट इज अलाउड, नोट कर लें। अब कितनी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी फिर? क्या? या तो आप शो कर दो कितने पे? 2 पे, वरना अलग अलग शो कर दो। ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस डेट इज, ओ अच्छा देखें जरा ये कौन सा है? अच्छा ये वाला P&L एक्सेप्टेबल है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा हो 15 मिलियन का? नहीं नहीं, इसमें क्या ऑफसेट कर दिया उसने? सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये P&L बनाने का गलत तरीका, जैसे वीडियोस नहीं बनी होती, ये क्रॉस और ये चीज टिक, तो ये गलत है। जैसे कोई लेफ्ट हैंड से पानी पी रहे तो ये क्रॉस, तो राइट हैंड से टिक, इस तरह। और सही तरीका क्या है? टिक। सेल शो करें 16 मिलियन की और कॉस्ट ऑफ सेल शो करें 1 मिलियन की, तो जवाब 15 मिलियन। तो ये वाली ऑफसेटिंग अलाउड नहीं है। कौन सी वाली? सज्जी वाली, खब्बी वाली? आप लोग जहां से देख रहे हैं खब्बी वाली, लेफ्ट वाली, क्रॉस किया हुआ जिसको। Okay, we cannot offset cost of sale from sale to show GP directly on the face of P&L. Offsetting of assets and liabilities, that is allowed. Offsetting of assets and liabilities, that is allowed. एक बच्चा मिला, पेपर पास हो गया, बहुत बिल्कुल आपकी तरह का सादा सा बच्चा था और बड़ा, क्या वजह बनी? कहते हैं बस जो भी लेक्चर पढ़ाया ना मैं आके बैठ जाता था, बस मैं एंड तक सुन के रखो काम। ऑफसेटिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डेट इज अलाउड। ऐसी ऑफसेटिंग जो अलाउड है, जो अलाउड है। डेटर और क्रेडिटर्स अगर सेम पर्सन से है तो वी कैन ऑफसेट देम। और सिमिलरली ऑल्सो
IS-37 नहीं, उसमें नहीं अलाउड। क्या आप प्रोविजन और रीइंबर्समेंट को सेट ऑफ कर सकते हैं या बैलेंस शीट में अलग अलग शो कर रहे हैं? ऑफसेटिंग ऑफ एसेट्स दैट इज नॉट अलाउड। हाँ, इसमें आप पहली एग्जांपल ये ले सकते हैं और दूसरी एग्जांपल ये ले सकते हैं। IS-37 करंट एसेट्स में क्या शो करें? रिसीवेबल। और करंट लायबिलिटीज में क्या शो करें? प्रोविजन। तो IS-37 कहते हैं करंट एसेट में अलग रिसीवेबल शो करो और करंट लायबिलिटीज में अलग प्रोविजन शो करो, बिकॉज दिस ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड। एक और ऑफसेटिंग भी अलाउड नहीं है, सेल्स टैक्स इज पेएबल टू गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स इज रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। इनको भी ऑफसेट पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक नहीं किया जा सकता। ओके, ये जरा पढ़ें, रीफाइनेंसिंग ऑफ लोन्स ढूंढे कहाँ है? पेज नंबर 600। पूरा लिख लें बस, पेज 601। एजेंडा नंबर 5 है आज का, एजेंडा नंबर 565। ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन सी होती हैं? Those intended to meet the needs of users who are not in position to require an entity to prepare reports tailored to their particular information needs। मतलब भाई ये जो आमतौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, जो मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ, इनको जनरल पर्पस कहते हैं, क्योंकि ये हर बंदे के लिए बनाई जाती हैं और ये ऐसे लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो लोग आमतौर पे अपने कहने के मुताबिक डाटा नहीं बनवा सकते, तो इनके लिए फिर ये बना दी जाती हैं जिसमें सब कुछ ही डाल दिया जाता है। लेकिन अगर बैंक से लोन लेने के लिए कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो वो जनरल पर्पस होंगी या स्पेशल पर्पस होंगी? हाँ, तो जनरल पर्पस वो होती हैं जो आमतौर पे वेबसाइट्स के ऊपर पड़ी होती हैं, जो मैं भी आपको अक्सर सेंड करता हूं। जो आम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको कौन सी कहते हैं? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो स्पेशल पर्पस तो वो होती हैं बैंक लोन वगैरह लेने के लिए। चलिए, ये तो वैसे ही सफे पे लफ्ज आ गया था। ओके, now there is a question that refinancing of financial liability, roll over फाइनेंशियल लाइबिलिटी की रीफाइनेंसिंग, माय डियर, माय भालू, माय बबलू, माय टिंकू, रीफाइनेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी यानी लोन को मिसाल के तौर पे करंट से नॉन करंट करवाना। लोन को क्या करवाना? करंट से नॉन करंट करवाना। कोई लोन है, मेरा ये ईयर है 2024, तो लोन वापस करने मैंने इस दिन, आप बताएं क्या है ये? करंट। मैं बैंक से मिन्नत डाल के इसको, इसकी रीपेमेंट, द टेक्नोलॉजी एट हाइट, इसकी रीपेमेंट यहां करवा लूं तो अब ये क्या बन जाएगा? क्या लोन को करंट से नॉन करंट में करवाना एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? मुझे डिस्कस कर लेने दें, आप अपने फूल पेपर में झाड़िएगा। रीफाइनेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी मींस पोस्टपोनिंग द ड्यू डेट ऑफ, ये लाल क्या है? ये सारी गड्डी लाल है? नहीं, ये लाल है लोन वापस करने की डेट। ये लाल क्या है सोचें? लोन वापस करने की डेट। हो सकता है ये हो, ये भी करंट है, ये भी करंट है। मैं इधर आके क्या बन जाऊंगा? करंट। तुम, मैं इधर आके क्या बन जाऊंगा? करंट। मैं इधर होके क्या बन जाऊंगा? करंट। इधर होके क्या बन जाऊंगा? तो तुरंत से नॉन तुरंत करवाना, इसकी बहस हम कर रहे हैं। होते इट विल बी क्लासिफाइड इन नॉन करंट। इसको नॉन करंट में डाल दें अगर द एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू रीफाइनेंस। एग्रीमेंट में क्या लिखी होनी चाहिए? ऑप्शन, कि आप लोन को क्या करवा लेंगे? रीफाइनेंस। और वेयर द ऑप्शन इनेबल्स द डिले ऑफ पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स, और वो ऑप्शन ये ना हो कि इको उठा के यहां ले जाएं,
वो ऑप्शन ये ना हो, वो ऑप्शन ये हो के वो ऑप्शन ये हो कि इसको उठा के हमारे साल से भी अगले साल से भी बाहर फेंकें। वो ऑप्शन ये होनी चाहिए। पहली तो बात है ऑप्शन होनी चाहिए। द ऑप्शन इनेबल्स डिले ऑफ पेमेंट। द ऑप्शन इज एट डिस्क्रिशन ऑफ द एंटिटी एंड द एंटिटी, यार यहां एंटिटी से मुराद है लोन लेने वाला, जो कंपनी है, बैंक मुराद नहीं है यहां से। यहां एंटिटी से मुराद है लोन लेने वाला। द ऑप्शन इज एट द, असल में उसी की काउंटिंग हम कर रहे हैं ना, इसलिए एंटिटी का लफ्ज लिखा हुआ है। अकाउंटिंग हम फर्ज करें होंडा है, तो होंडा की काउंटिंग कर रहे हैं, तो एंटिटी होंडा ही है फिर सवाल में। ये वो ना IFRS ना 15 लाए कि सेलर कौन है, बायर कौन है, चीजें तो बिक ही नहीं रही। तो द ऑप्शन इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ लोन लेने वाला एंड द एंटिटी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू रीफाइनेंस द लोन। ना सिर्फ एक्सपेक्ट करें बल्कि एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिफोर ईयर एंड। हमारे साल के अंदर अंदर बैंक से जाके एग्री भी कर आए। देयर शुड नॉट बी एन ऑप्शन, दिस ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड एज वेल। कब? बिफोर ईयर एंड। पुत्र इधर नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहां तक होंगे ना ऑथराइज। लोन अगर देखें यहां मैं खड़ा हूं, तो लोन अगर यहां वापस करना है तो क्या है? करंट। तो इस दिन जाके ऑथराइजेशन लूं या इस दिन जाके ऑथराइजेशन लूं? इस दिन जाके ऑथराइजेशन लें और उसको किस में डाल दें? नॉन करंट में। एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिफोर ईयर एंड इट अलाउज द रीपेमेंट ऑफ लोन। और एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? डेट अलाउज द रीपेमेंट ऑफ लोन टू बी डिलेड बियॉन्ड द आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के बाद 12 महीने से आगे अगर लेके जा सको तो डेट विल बी कॉल्ड एज, बोलें लेफ्ट साइड पे पढ़े ना जो ग्रीन से लिखा हुआ है, डेट विल बी कॉल्ड एज नॉन करंट लाइबिलिटी। तो यार मेरे तो ख्याल से ये तीनों बातें फारग हो गई। मेन बात नीचे वाली है कि साल से पहले आपने बैंक से एग्री करा लेना है। वो ऊपर वाली बातें होंगी तो बैंक के पास जा सकेंगे ना, ऊपर वाली बातें नहीं है तो बैंक के पास कैसे जा सकेंगे? तो ऊपर वाली बातें भी चलें, एग्रीमेंट का पार्ट है, ये भी समझ लें। बोले द एग्जिस्टिंग लोन इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू रीफाइनेंस। क्या मतलब? ऑप्शन होनी चाहिए कि 12 महीने के बाद वापस करें। ऑप्शन इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ लोन लेने वाला एंड द लोन लेने वाला ऑल्सो एक्सपेक्ट्स, नहीं एक्सपेक्टेशन से काम नहीं चलेगा, एंड एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिफोर that allows the repayment of loan to be delayed beyond after the reporting date। और खुदा ना खास्ता इसको करंट में पड़ा रहने दें एंड विल बी डिस्क्लोज्ड। मटेरियल इमटेरियल नहीं यहां देखना। इधर देखें, अगर यहां खड़े होके मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 12 महीने से आगे इस लाल वाली चीज को फेंकवा सकता हूं और मेरा इरादा भी है, और पता नहीं तीसरी बात कौन सी लिखी हुई थी, और ये मेरी डिस्क्रिप्शन पे है ना, नहीं मैं नहीं आपसे पूछूंगा इंदा, और ये मेरी डिस्क्रिप्शन पे है। अगर ये तीन बातें हैं और साल खत्म होने से पहले मैंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज भी, तो अब अल्लाह का शुक्र है, इस तिंकू को फेंक दें और फेंक के कहां ले जाएं? नॉन करंट में, अगर आपने साल से ज्यादा का डिले ले लिया। अगली लाइन लिखें, देखें समझ आ रही है? चलें हाथ खड़ा करके माय डियर मतलब बताएं। तो एक्सेलेंट एक्सेलेंट। इफ एन एग्रीमेंट अलोइंग रीपेमेंट, एग्रीमेंट पे था, एग्रीमेंट में इजाजत थी, इफ एन एग्रीमेंट अलोइंग रीपेमेंट टू बी डिलेड बियॉन्ड 12 मंथ फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, बियॉन्ड, ओए काला हो गया तू, भाई को लाल करें। इफ एन एग्रीमेंट अलोइंग रीपेमेंट टू बी, ये मैंने काला मार्कर डाला हुआ है, ऑथराइजेशन बाय डायरेक्टर्स।
If an agreement allowing repayment to be delayed beyond 12 months from the reporting date is obtained after the reporting date, agreement इधर हुआ है, but before this date of the financial, then this would be a non-adjusting event and it will be classified in current. ओ भाई एग्रीमेंट मिल गया है, यूजर को खुशखबरी भी नीचे सुना दें और डिस्क्लोज करके क्या आ जाएं, आफ्टर ईयर एंड we have obtained an agreement that this loan will be paid in 2029 and refinancing is being done but shown in current because the agreement is obtained after the reporting date. तो ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो है जिसको इसी एतबार से याद करना है. तो अच्छा, और अगर इससे पहले हो जाए तो फिर एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? नहीं, फिर तो साल के बाद की कोई डेट ही नहीं दी हुई उसने, फिर एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की क्या बहस है? फिर तो बस एडजस्टिंग का लफ्ज़ तो मेरा नहीं ख्याल ऊपर मैंने कहीं लिखा हुआ है, नहीं एडजस्टिंग का लफ्ज़ तो कहीं नहीं लिखा हुआ, फिर तो बस कुछ भी नहीं है. IAS 10 तो तब लगाते हैं ना जब साल के बाद कुछ हुआ हो, तो साल से पहले ही कुछ हो गया. तो अगर साल से पहले कुछ हो गया तो करंट में शो करें, नॉन करंट में? एक्सेलेंट. अब ना सारी बातों की एक बात, मेन लाइन, एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिफोर ईयर एंड, तो कहां डाल दें? नॉन करंट में. एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट विल बी एंड विल बी डिस्क्लोज्ड. हाइलाइटर ले लें साथ वाले से, कभी कभी उससे ले लिया करें हाइलाइटर. हाइब्रिड में भी जरा दे दें साथ वाले को हाइलाइटर. उसके भी यही रूल लगा दो. अम्मी मैंने पार्ट ए भी घर आके पढ़ना है, ये मुझे पार्ट बी कराई जा रहे हैं. मैसेज भेजें भाई अपने घर वालों को, भेजें ज़रा मैसेज. अम्मी क्या किया था पार्ट ए में, क्या किया था सुबह सुबह, क्या किया था आते ही? पास पेपर क्वेश्चन नंबर 12. मुझे डेट्स भी याद हो गई थी. 1 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 31 जनवरी को पहली डिलीवरी थी और उसके अंदर सारी बात लिख के आए थे. उसके बाद क्या किया था? बस वो जो पीओ ओवर टाइम वो तो कल इंशाल्लाह रिवाइज करना है. आज उसकी 3 एग्जांपल्स लिखवाई थी, बस वो पढ़ के आनी है. और एक और एग्जांपल थी बाथरूम वाली, वो आप कमरे में बैठ के पढ़ लीजिएगा. तो अस्तगफिरुल्लाह, वो कमरे में बैठ के पढ़ लीजिएगा. तो बाकी इंशाल्लाह IFRS 15 निकाल लें. वैसे मेरा दिल नहीं चाह रहा घंटे में और आपको फारिग कर देंगे. मेरा नहीं दिल चाह रहा और पढ़ाने को, आज से दिल टूट सा गया है. टूटे हुए दिल का क्या हाल है? अच्छा जी, रेवेन्यू शॉपर में डाल. अच्छा जी, अच्छा वो ये एक अच्छा आसान आसान चीज़ें हम कर रहे हैं, कोई ऐसी नहीं. इन द एंड मुझे याद करेगा, सारी रिवाइज भी करनी है, सारा इधर ही बस कर लें. IAS 21 में ये सफ़ा डला हुआ है, एक सफ़ा नहीं डला हुआ, पहले ही कह दिया. चलो गाली में हो गई. ओहो, नहीं डला हुआ ये सफ़ा. वॉल्यूम 2 में आए, वो जो लेक्चर नोट्स होते हैं एक के दूसरे में, उसमें ये सफ़ा है. हाँ, ओए मैन, व्हाट अ ग्रेट शॉट इट इज. कम ऑन पेज 776 ऑफ दिस बुक. Page 776 of this book. भाईजान एक जहाज चलने लगा है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सवारियां सीट बेल्ट बांध लें,
साथ वाले का बैग पकड़ें, उसमें से बेल्ट पकड़ के बांधें, सीट बेल्ट बांध लें। सुबहान अल्लाह दी, ये भी पढ़ा करें भाई जब सफ़र शुरू करें सवारी पे बैठ के, सुबहाना का इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। फिर आसमान की तरफ मुस्कुरा के देखा करें, अल्लाह भी आपकी तरफ मुस्कुरा के देखेंगे। ये भी सवारी पे बैठ के पढ़ा करें। बहरहाल कभी इस पे बताइएगा, अलग क्लास कर लेंगे। गुड्स ऑफ $50। अच्छा नहीं, हम जा रहे थे जर्मनी से कराची, जर्मनी से कराची। ये तो मछलियां हैं और ये हमारी बोट है। इसकी तो अलग दुआ है, सॉरी, बिस्मिल्लाही मजरेहा। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि अब मुझे ये बताएं कि अगर जर्मनी से पाकिस्तान हम जा रहे हैं और हमने सामान मंगवाया जर्मनी में, हम पाकिस्तान में, आंखें बंद करके सोचें, जर्मनी में पाया ना, चुको यार, ये कौन लोग हैं जर्मनी के अंदर? हम कहाँ हैं? साथ वाला देखें कहाँ हैं? पाकिस्तान में, और आप जर्मनी में। हद होती है, अपनी सीट के नीचे लिखा हुआ है जर्मनी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हम कहाँ हैं? हमारा तुम्हारा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से अगर चीजें, जर्मनी से चीजें चलें पाकिस्तान, तो सवाल यह है कि चीजी हमारी जहां बनी या यहां आके चीजी हमारी बनी। यानी मैंने अगर जो है वो यहां से मरुंडा मंगवाया है, तो ये मरुंडे यहां हमारे बने या ये मरुंडे यहां बने। गुड्स ऑफ $50 बॉट ऑन क्रेडिट। $50 के मैंने मरुंडे खरीदे हैं उधार पर ऑन 4 मार्च फ्रॉम जर्मनी एंड वर रिसीव्ड ऑन कराची एट 7 मार्च। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज एज्यूमिंग फ्री ऑन बोर्ड बेसिस या कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट बेसिस या एज्यूमिंग डिलीवरी एट टर्मिनल बेसिस या डिलीवरी ड्यूटी पेड बेसिस। अब ये दो बेसिस है हमारे पास जिनके ऊपर हमने जो है वो एंट्रीज करनी है। अच्छा भाई, इसमें पहले सिनेरियो के अंदर ये चीजें ना जर्मनी में ही हमारी बन जाएंगी। फ्री ऑन बोर्ड भी इसको कहते हैं, कैरेज इंश्योरेंस फ्रेट भी कहते हैं। तो ये जर्मनी में ही हमारी बन जाएंगी। अगर अगर जर्मनी में ही हमारी बन जाएंगी तो फिर जर्मनी में ही हमारी बन जाएंगी तो फिर 4 मार्च को तो चल पड़ी है ना। तो चल पड़ी हैं तो किसकी हैं? मेरी हैं। तो चलने पे मेरी हैं। तो अगर वो तस्वीर भेज दे जहाज की और जहाज वाले की, जहाज की तस्वीर भेज दे कि देखो जहाज चल पड़ा है, तो फिर मैं एंट्री कर लूं इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, हले क्या बनाना शुरू कर दिया। इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। और जब पहुंचे पाकिस्तान तो मैं अगली एंट्री करूं इन्वेंट्री डेबिट और इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट। अच्छा मुझे बताएंगे आप रेट ऊपर वाली एंट्री में कौन सा यूज करेंगे और नीचे वाली एंट्री में? ऊपर वाली में 270 वेल डन। नहीं, नीचे वाली में कोई रेट यूज नहीं करेंगे क्योंकि अब मैंने इन्वेंट्री की एंट्री किया। हाँ, क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार लें, लेकिन मेरे ख्याल से इन्वेंट्री नॉन मनी टाइप चीज है। तो अब इस एंट्री में दोबारा रेट यूज करने की जरूरत, कोशिश करें जरा मुझे करवाएं एंट्री नीचे देखे बगैर। कितने की चीजें हैं? $50। हाथ रख दें, उससे नजरों की बात मुश्किल हो रही है। जरब गुड्स इन ट्रांजिट ने क्यों डाला था इसको? क्योंकि आ रही थी ना, मेरी थी। और जब मैं इनको टच कर लूं जब इनको, तो इन्वेंट्री डेबिट और गुड्स इन ट्रांजिट क्रेडिट। साइड पे होकर जरा नोट कर लें। समझ आ गई? अगर नीचे वाली तो ठीक है, बस फिर आ गई है समझ नीचे वाली? कोई हाँ ना कर दिया करें को, इतना
तो अगर ये थोड़ा सा हिला नहीं सकते तो इतना ये बड़ा जो है इसको हिला दिया करें। अच्छा जी, अब अगली आप लोगों ने खुद बतानी है, जरा मुझे सोच के। इसमें चीज हमारी कब बनेगी? जर्मनी में हमारी बन गई। कंट्रोल रिसीव्ड या ट्रांसफर्ड, उसने ट्रांसफर किया ना, हम तो कस्टमर हैं। कंट्रोल रिसीव्ड इन जर्मनी, लेकिन इधर क्या होगा माय डियर? कंट्रोल रिसीव्ड इन पाकिस्तान। कराची तो पाकिस्तान के अंदर ही आजकल मेरे ख्याल से। तो कंट्रोल रिसीव्ड इन पाकिस्तान। आप बताएं क्या एंट्री करें 4 मार्च को, जरा सोच के बताएं 4 मार्च को क्या एंट्री करें? मेरी चीजें आ रही हैं, उसने कहा तेरी चीजें तो अभी बनी नहीं, कोई एंट्री ना करें। और जब 7 मार्च को चीजें आए, अब तो ऑब्वियसली रेट वो वाला यूज करना पड़ेगा जो स्पॉट रेट 7 मार्च को है, क्योंकि अब तो चीज रिकॉर्ड ही नहीं की हुई। तो आप बताएं इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, तो हम क्या एंट्री करेंगे? तो नो एंट्री ऑन 4 मार्च। हमारी चीज पाकिस्तान आके बनेगी ये, बस ये नोट कर लें। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कंट्रोल। इसको कॉन्सेप्ट नंबर 6। ये 7 वालों ने कोई और कॉन्सेप्ट तो नहीं बीच में डाल लिया? अच्छा मुझे अब वो बता दें, अल्लाह आपका भला करे, IFRS 15 पे आए। IFRS 15 15 15 15, one of the beautiful standards of your life. Practice makes a man perfect if he is man. There is no need to cry over गिरा हुआ milk. जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। ओके, सर्दी लग रही है, भाईजान के लिए चादर मंगवाई जाए। चाहे हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले पेज 516, लेकिन इसका क्वेश्चन 24 निकले। चले माय डियर, सवाल पढ़ लें। योर टेस्ट स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट में इसकी जनरल एंट्रीज करनी है। पेज नंबर है 7 वाले की बुक में 516। आज नहीं पता मैं कब आऊं, आज तो पता नहीं, अब ये छोड़ेंगे जब तभी आएंगे। जल्दी करें यार, पूरा एक दफा पढ़ लिया करें सवाल।
निगोशिएशन शुरू नहीं करनी भाई किसी क्लास में। हो गई एंट्रीज तीनों? माशा, दिखाएं भाई, ये जरा पकड़ाना रजिस्टर। नहीं, एक और एंट्री भी है ना आगे, वो अगले साल की है, वो मांगी नहीं। ठीक है, सही है, वेल डन। कर ली भाई, लोगों ने कर ली यार, वेल डन। आप लोगों में से किसी ने कर ली हो माय डियर, वेल डन। आप अपनी एंट्रीज दिखा दें आगे, थर्ड रो से सेकंड रो में कंपेयर करें। थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो कंपेयर करें। हो गया जी, चलें चलें माय डियर। भाई हमारा ईयर एंड क्या है? एंट्रीज बनानी है आपने 1 जनवरी से 30 जून 2008, 6 महीने की एंट्रीज करनी है। An entity enters into a contract with the customer on 1 January 2008 to sell product A for rupees 100 per unit. If the customer purchases more than 1000 units of product in a calendar year, my dear, what is my calendar year? Excellent. My calendar year falls outside my accounting year. कैलेंडर ईयर मेरा है 1 जनवरी 20x8 से 31 दिसंबर 20x8. If the customer purchases more than 1000 units of product in calendar year, the contract specifies that the price will be retrospectively reduced to 90 per unit.
सो कौन सा था पास पेपर, क्वेश्चन नंबर 7 था, कौन सा था? अच्छा जो भी था, 250 और 215 रुपए का डब्बा था जो, नहीं 13 नहीं था, 13 में भी था लेकिन 7 ज्यादा अच्छा था। अच्छा अब माय डियर छोड़े 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 छोड़े, the contract specific price per unit rate was reduced to 90 per unit for the first quarter, for the first quarter। बोले फर्स्ट क्वार्टर कब से कब तक है? फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, अल्लाह आपका भला करे, द एंटिटी सेल्स 70, वो थोड़ी सेल है, तो पूरे साल में हमने क्या सोचा हुआ था, 1000 बेचेंगे, और पहले 3 महीने में कितनी बेची? 75। The entity estimates that customer purchases will not exceed the 1000 threshold required for the volume discount in the calendar year। क्या इसका अंदाजा शायद इतनी लो सेल की वजह से ये है कि अब हम तो शायद कस्टमर हमारा बोले 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 नहीं आएगा। अब बता दें, मैं इस महीने की सेल जो है, अब ये वाली जो सेल है, इस सेल को मैं 100 पे बुक करूं या 90 पे? एक्सेलेंट, 100 पे बुक करेंगे। आगे चलें, ये 75 तो क्या है? यूनिट्स हैं। द एंटिटी एस्टिमेटेड कस्टमर परचेज। अच्छा इसके बाद अगला क्वार्टर कौन सा आएगा? अप्रैल से जून। इन मई, शायद अप्रैल में ना आया हो, ऊपर बड़ा मजे का था, ऊपर लिखा हुआ था फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इतनी खरीदी, और नीचे उसने लिखा हुआ है इन मई में उसने 500 चीजें और खरीद ली, और 30 जून 2008 तक अगर और कोई चीज खरीदी होती सवाल बता देता। मई में उसने 500 चीजें और खरीद ली, यानी सेल कितनों की हुई, कंट्रोल कितनों का ट्रांसफर हुआ? 500 का, 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए फ्रॉम द एंटिटी। अब हमारा ख्याल बन गया है कि वो शायद 75 चीजें उसको इतनी पसंद आई जनवरी फरवरी मार्च में हमारे से लेके, क्या वो अप्रैल में जून में मई के महीने में हमारे से 500 चीजें इकट्ठी ले गया, तो 575 हमने 6 महीने में बेच दी हैं। अभी अगले साल के 6 महीने में हमारा ख्याल है 1000 तक वो पहुंच जाएगा। ऑल ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। चलो गाली मुक गई, सारी ट्रांजेक्शन कैश बेसिस में है, और रिफंड या एडजस्टमेंट, रिफंड ही समझ लें, एंड रिफंड शैल बी मेड ओनली व्हेन द कस्टमर परचेजेस एक्सीड 1। और रिफंड, असल में रिफंड इसलिए बनता है ना कि पहली सेल के ज्यादा पैसे आ गए होंगे ना, तो पहली सेल के पूरे 100 रुपए वो दे गया होगा, तो उसको वो क्या करना पड़ेंगे? रिफंड करने पड़ेंगे, उसको या हमें, उसके से मुराद है उसको हम वापस करेंगे। अब माय डियर मुझे बताएं, जनवरी से मार्च में मैं क्या एंट्री करूं? कैश डेबिट, कंट्रोल कितनों का ट्रांसफर हुआ है? फिलहाल मेरी उम्मीद क्या है? किधर लिखा हुआ है? विल नॉट एक्सीड। तो फिर सेल किस पे बुक करूं? 100 पे। ऑल ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश। अप्रैल से जून के महीने के दौरान मई में आया, क्योंकि जून तक और कोई सेल नहीं है, वरना सवाल बता देता। रेवेन्यू कितना का रिकॉर्ड करूं? अब क्या उम्मीद है? इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट द एंटिटी एस्टिमेट द कस्टमर परचेज। अब क्या उम्मीद है कि, अब क्या करूं माय डियर? अच्छा कैश उससे कितना लूं, ये जरा बताइए। कैश पूरा लें, कितना? क्योंकि उसने अभी तक मेरे से 1000 चीजें नहीं खरीदी। अब बताएं क्या करूं? लाइबिलिटी टू रिफंड अमाउंट बैक इफ ही बाइज, रिफंड लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, बैलेंसिंग। जब आप ये वाली सेल रिकॉर्ड किया करें तो पिछली सेल भी देखा करें। अब पिछला रेवेन्यू भी आपने 100 पे बुक कर लिया हुआ है, हालांकि अब आपका अंदाजा बदल चुका है।
तो मैंने कहा था जब अगली ट्रांजैक्शन हुआ करे तो पिछली पे नजर मारा करें। ये एंट्री कितने लोगों ने मिस कर दी थी? कितने लोगों ने कर ली थी? साथ वाले को देख के करें माशाल्लाह। तो एक्सप्रेशन भी बनाए थोड़ा सा, माशाल्लाह। आई एम प्राउड कि तुम मेरे साथ बैठते हो। यू शुड बी प्राउड कि मैं तुम्हारे साथ बैठता हूं। एक और एंट्री मारें, रेवेन्यू कम करें कितने से? इंटू 10। यार हमारा सारा फड्डा ना यहां पड़ा होता है कि जब रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है तो कैश आने या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आनी है या डेटर आने या कॉन्ट्रैक्ट एसेट आने, और जब कभी रेवेन्यू कम हो रहा होता है तो पैसे वापस करूं या रिसीवेबल कम करूं या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बढ़ाऊं, इस पे आप डिस्कशन कर लेते हैं। सवाल में एक लाइन लिखी हुई है कि कभी भी हम आपको पैसे रिफंड नहीं करेंगे जब तक कि आप 1000 की लिमिट क्रॉस ना कर जाएं। तो अभी तो मैंने 1000 की लिमिट क्रॉस नहीं की। दूसरा सवाल मेरा, क्या रिसीवेबल पड़ा हुआ है? जो रिसीवेबल उससे कम कर दूं? रिसीवेबल तो पड़ा नहीं हुआ, सारा रिसीव हो गया है। अब ये पैसे कैश क्यों नहीं क्रेडिट करना? सवाल कह रहे हैं रिसीवेबल क्यों नहीं कम करना? क्योंकि पड़ा ही नहीं हुआ। लाइबिलिटी किस चीज की है? लाइबिलिटी टू रिफंड दिस अमाउंट बैक। एक मेरे ख्याल से इन चीजों का रिफंड करना है, ये भी वापस करना है, और पुराने का भी रिफंड राइज हो गया अब, क्योंकि अब हमारा अंदाजा क्या हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट कितना? 750। अच्छा, क्वेश्चन 24A, assume in third quarter entity sold 600 यूनिट्स। चलें जी एंट्रीज करें। एज्यूम इन ईयर एंड, तो थर्ड क्वार्टर आ गया ना, ये अगले साल की एंट्रीज है, मुझे पता है ये अगले साल की एंट्रीज हैं। चौथा क्वार्टर मैं नहीं दे रहा आपको, बस तीसरे क्वार्टर का कर रहा हूं। अब एज्यूम करें कि अगले 3 महीने में 600 यूनिट्स बिक गए। अंदाजा मैंने नहीं बताया अब क्या है मेरा, अंदाजा मैंने नहीं बताया अब क्या है ये मेरा। 600 और बिक गए हैं माय डियर। नहीं, अंदाजा मैं नहीं बता रहा, बस सवाल में गलती है। चलें जो भी कर लें आप, अंदाजा नहीं बता रहा मैं। क्या हमारा अंदाजा क्या है? मेरी बात का जवाब दे देना कोई, मैं अंदाजा नहीं बता रहा। बताना जरूरी नहीं ना, अब 1000 से ऊपर निकल गया हूं मैं, बस 1000 से ऊपर निकल गया हूं तो मैं क्यों बताऊं मेरा अंदाजा क्या है। मेरा ख्याल है कि शायद वो 1000 से ऊपर ले ले, और ले लिए। अच्छा, मेरा ख्याल था कि शायद 1000 से ऊपर ले ले, और ले। अच्छा, मुझे कभी नहीं याद पड़ता कि मैं हमें जाके टीचर से उन्हें पूछा सर कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, सर कौन से सवाल प्रैक्टिस के लिए आखिरी दिनों में कर लें। सर ये मसले कहाँ से जन्म लिए हैं? ये क्या है? ये स्पून फीडिंग? सर रिवीजन प्लान सर क्या होगा सर? सर मैं आखिरी दिनों में क्या ऐसा करूं कि आई कैप जो है मजबूर हो जाए मुझे अगर मैं आज से पढ़ना शुरू ओके, शुक्र है ये मैसेज 25 फरवरी को नहीं आया। ओके, हाँ जी भाई, कैश कितनों का लेंगे? 90। कितनों का? 600 का।
और रेवेन्यू कितनों का बुक करेंगे? कितना? अब या 2 लाख एंट्रीज करनी है, अलग कर दें, मेरे ख्याल से नेट करना है इससे 600 चीजों का 90 लें और इसे 5750 वापस करने थे, वो नेट कर लें। 5750 वापस करने थे। कौन से 5750 वापस करने थे? 5000 वो वाले और 750। चलें ठीक है, कीप इट इजी यार माय डियर, कोई मसला ही नहीं। मैंने कहा है कोई नेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, इंशाल्लाह यू विल गेट पूरे मार्क्स को अलग अलग कर लें, अलग अलग कर लें, कोई मसला नहीं। बताएं कितने लोगों ने ये नेट करके किया जो मैंने कहा था? अच्छा, फिर अगली एंट्री ये ऐसे बोंगी सी एंट्री बन गई कि पहले मैं कैश उससे ले रहा हूं, फिर फौरन ही उसको वापस कर रहा हूं। उसे कैश वापस कर दें यार। 5000 एक सेल का पकड़ा हुआ है उससे और 750 दूसरी सेल का पकड़ा हुआ है। वैसे ये ऐसे भी निकल सकता है, देखें इधर, पुराने 575 ज़रब 10, क्या? चलो आसान कर लो, पुराने कितने पैसे वापस करने हैं? 5000 और 750, और लायबिलिटी में कितना पड़ा है? ये रिफंड क्यों कर दिया है? रिफंड शेल बी मेड ओनली व्हेन द एक्सीड कर गया ना 1000, तो इसलिए ही हैज अ राइट टू रिसीव अ रिफंड। इसके पास रिफंड लेने का राइट है। भाई ये अब आखिरी 3-4 दिन रह गए हैं, अब क्या आपको मैं लेक्चर नोट्स भेजूंगी? तो इधर से जाऊंगा तो लेक्चर नोट्स भेजूंगा ना, अभी तो पार्ट बी नहीं खत्म हो रहा यार, क्या बताऊं आपको यार। अच्छा जी, आगे चले माय डियर। दैट वाज माय गम, दैट वाज नॉट योर्स गम। बस अब आप जाएं। हाउ डेयर ही यार, मुझे 15-20 बंदे चाहिए भाई प्लीज। हाउ डेयर, किसने कहा बस अब आप जाएं? हाइब्रिड में भी हाथ खड़े कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वैसे ही हाथ खड़ा हो गया, ओके। ठीक, बस कर दें, ठीक है। फिर कुछ हल्का फुल्का हो तो कल आधा घंटा कर लेंगे, छोड़े पे जाएं यार आप लोग। अच्छा नहीं नहीं, बस बस करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या किया था हमने? IS 21, ठीक है ठीक है। उसमें मैं 1 वर्ड समरी दे रहा हूं आपको IS, ताकि अब मैं ये नहीं चाह रहा आप घर जाके इसको रिवाइज करें, छोड़ें, लीव इट। बस आपने लिख लिया, लेक्चर नोट्स में आ गया, काफी है। 1 वर्ड समरी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर इज अ मनी आइटम, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज अ नॉन मनी। बाकी IFRS 9 की चीजें आपको अलग से पता है, वो एक दफा कभी समरी वैसे देख लीजिएगा। बस ये कॉन्सेप्ट। और इशूड डिबेंचर्स इज अ मनी आइटम। दूसरा कॉन्सेप्ट IS 38 स्कोप पैरा, लीव इट। तीसरा, फाइनल अकाउंट में 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक पढ़ा था ऑफ सेटिंग। ऑफ सेटिंग सेल्स और एक्सपेंस, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल की कर सकते हैं? नहीं। और सेल में से सेल डिस्काउंट माइनस करना है स्टैंडर्ड की रोशनी में, हाँ। और ऑफ सेटिंग जो कि कर लें खैर है, ना करें कोई मसला नहीं, डिस्पोजल का टी काउंट। और एसेट्स लायबिलिटीज को ऑफसेट नहीं कर सकते अनलेस के स्टैंडर्ड अलाउ कर दे। वो डेटर क्रेडिटर सेम वाले जो हैं उनको ऑफसेट कर सकते हैं, लेकिन सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को नेट ऑफ नहीं कर सकते। और उसके बाद IS 21 में तो आसान था। आगे रीफाइनेंसिंग ऑफ लोन, अगर ईयर एंड से पहले एग्रीमेंट पकड़ लिया तो करंट में ना शो करें, नॉन करंट में शो कर दें। और अगर ईयर एंड के बाद पकड़ा है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड शेल बी डिस्क्लोज्ड। आई रियली अप्रिशिएट जिस तरह आप खड़े होकर हाइब्रिड में क्लास ले रहे हैं बॉयज। नहीं खड़े हो, इस तरह मुझे भी फील होता है कि चलो यार हम छड्डो बस। और व्हाट वाज द लास्ट कॉन्सेप्ट?
कॉन्ट्रैक्ट मोडिफिकेशन। बहुत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि क्लास को जल्दी खत्म करना पड़े नागुज़ीर सर्कमस्टांसेस की वजह से। रो के दिखा